आज का मेरा टॉपिक है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर क्या होता है? फ्रोजन शोल्डर एक हमारे जो एनी भी मूवमेंट्स में जो भी हमारे शोल्डर का मूवमेंट्स है उसमें रिस्ट्रिक्शंस आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रोजन शोल्डर। मूवमेंट में जब रिस्ट्रिक्शंस आ जाए तो उससे हम बोला जाता है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर को हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। एडेसिव कैप्सुलाइटिस को हम फ्रोजन शोल्डर भी बोल सकते हैं। और इसमें क्या होता है, जो मेनली ये एक है प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ते हुए, मतलब ये जो डिजीज़ है बढ़ते जाता है। और इसका अभी तक जितने भी रिसर्च है इसमें कोई भी कॉजेज़ नहीं पाया गया ये किसके कारण होता है, प्राइमरी जो कॉजेज़ होता है। और ये प्रोग्रेसिव पेन इसमें देखने को मिलता है, स्टिफनेस देखने को मिलता है, और मसल्स में स्पाज्म देखने को मिलता है, मसल सोरनेस देखने को मिलता है। किसमें? अपर आर्म ऑफ शोल्डर में। अपर आर्म के शोल्डर में हमें ये सब देखने को मिलता है। और एनी भी प्लेन, कोई भी प्लेन में हमारा जो मूवमेंट्स है वो क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड होता है। एनी प्लेन में मूवमेंट दिया, चाहे हम एडक्शन कर लें, एबडक्शन कर लें, फ्लेक्शंस कर लें, तो ये फ्लेक्शंस एक्सटेंशंस में क्या होता है, हमारा कोई भी मूवमेंट्स जो भी हो उसमें रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलता है। अब हम इसमें रिस्क फैक्टर देखेंगे कि किसमें किसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे ये ज़्यादातर जो है हमारा अंडर एज जो है हमारा एज 40 से 60 के बीच, जो 40 क्रॉस के बाद मेल एंड फीमेल में देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये स्लाइटली मोर देन प्रिवेंट इन वोमेन, फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये क्या? एडेसिव कैप्सुलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर जिसको हम बोलते हैं। और डायबिटिक पेशेंट में भी ये देखने को ज़्यादातर मिलता है, 10 से 20% अफेक्टिंग फॉर द डायबिटिक मेलेटस। और ये जब हम किसी भी फ्रैक्चर, शोल्डर के आसपास फ्रैक्चर या शोल्डर जॉइंट का सर्जरी जो होता है, ह्यूमरस में फ्रैक्चर हो, ह्यूमरस बोन में अगर जो फ्रैक्चर हो तो उसके बाद भी क्या होता है, हमारा ये मूवमेंट क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड इमोबिलाइजेशन हो, इमोबिलाइज जब हो जाता है तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, हमारा ये फ्रोजन शोल्डर देखने को मिलता है। अब हम इसमें कॉजेज़ देखेंगे। कॉजेज़ इसका क्या क्या है? जो हमारा फ्रोजन शोल्डर का है इसमें दो पार्ट में बांटा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी हो गया, प्राइमरी में क्या देखा जाता है? इडियोपैथिक, मतलब कोई इसका, और इडियोपैथिक मतलब अननोन रीजन, इसका कोई भी अभी तक रीजन रिसर्च में नहीं पाया गया है। और सेकेंडरी मतलब जो इसके कारण हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है मगर हो सकते हैं। तो प्राइमरी को हम क्या बोलते हैं? इडियोपैथिक भी बोलते हैं। प्राइमरी अननोन, मैनी केसेस में अननोन ही पाया गया है। चैलेंजेस, प्रेडिक्टर्स, ये मतलब चैलेंजेस है अभी तक रिसर्च में चल रहा है। और सेकेंडरी कॉजेज़ में क्या होता है? सेकेंडरी कॉजेज़ जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जैसे डायबिटिक मेलेटस के कारण हो सकता है, थायराइड डिसऑर्डर जैसे हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म, मतलब कम थायराइड हो जाए तो उसके कारण भी देखने को मिलता है, ज़्यादा थायराइड लेवल बढ़ जाए तो उसमें भी देखने को मिलता है। और हमारा इमोबिलाइजेशन, जैसे लॉन्ग टाइम तक हमारा जैसे क्या होता है, शोल्डर जो है मोबिलिटी नहीं होता है, किसके कारण? ट्रॉमा और सर्जरी के बाद। जब हम सर्जरी कराते हैं शोल्डर जॉइंट का, उसमें क्या होता है कि मूवमेंट्स नहीं होते हमारे शोल्डर जॉइंट के। जब मूवमेंट शोल्डर जॉइंट का नहीं होगा लॉन्ग टाइम तक, तो उसमें भी हमें क्या रिस्ट्रिक्टेड, ऑल प्लेन्स में क्या होता है, मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड मिलता है, रेंज ऑफ मोशन कम मिलता है, तो उसके कारण भी हमें देखने को मिलता है फ्रोजन शोल्डर। सिस्टमेटिक कंडीशन में जैसे कार्डियक हो या पल्मोनरी डिजीज में भी देखने को मिलता है। न्यूरोलॉजिकल फैक्टर जैसे स्ट्रोक हो जाए या पार्किंसन डिजीज में भी हमें एक देखने को मिलता है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर को हम, ये जैसे आप देख सकते हो, ये डायग्राम 3D डायग्राम के दिखाया गया है। फ्रोजन शोल्डर, ये हमारा शोल्डर जॉइंट है, यहाँ पे हमारे ये रेड जो है यहाँ पे ये देखने को मिलता है, स्टिफनेस, बैन, रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है हमारा कैप्सूल्स। अब हम इसका पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है? सबसे पहले इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन होने जो स्टार्ट होता है, इन्फ्लामेशन साइनोवियल लाइनिंग से, और मेम्ब्रेन इन केस ऑफ जॉइंट। फिर कैप्सुलर चेंज देखने को मिलता है। हमारा जो कैप्सूल है वो थिकनिंग हो जाता है, एंड कॉन्ट्रैक्चर्स ऑफ जॉइंट कैप्सूल इटसेल्फ, ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्चर्स होने लगता है। और एडिशंस एंड फ्लूइड लॉस देखने को मिलता है।
जो हमारा ये ग्लोनाइड है, ग्लोनाइड कैविटी, उसमें क्या होता है सैनोवियल जो फ्लूइड है वो लॉस होने लगता है। मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलता है, हमारे जितने भी एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट्स है वो देखने को नहीं मिलता है। तो ये हमारा पैथोफिजियोलॉजी हो गया। अब हम क्लिनिकल सिम्टम्स देखेंगे। सिम्टम्स हमें क्या क्या देखने को मिलता है? पेन देखने को मिलेगा, डल एचिंग पेन, हमारे शोल्डर जॉइंट के आसपास क्या होता है सोरनेस हो जाता है, मसल सोरनेस, स्टिफनेस हो जाता है, तो उसमें पेन ज़्यादा होने, स्टार्टिंग तो कम से होता है लेकिन जैसे जैसे अगर हम इसे नेग्लेक्ट करते हैं तो ज़्यादा बढ़ते जाता है। अब प्रोग्रेसिव स्टिफनेस देखने को मिलता है हमारा। फिर उसके बाद फंक्शनल लिमिटेशन। फंक्शनल लिमिटेशन में क्या क्या है? जैसे हम कोई भी चीज़, कोई भी टास्क हो, या इंक्लूडिंग जैसे हम कॉम्बिंग हेयर, जैसे हम बाल को हेयर करते हैं, हेयर कर रहे हैं तो वो क्या करता है कॉम नहीं होता है। रीचिंग बिहाइंड द बैक, बैक हम हेड एक्सटर्नल एंड इंटरनल रोटेशन में भी प्रॉब्लम होते हैं। ड्रेसिंग, हम जब कपड़े पहनते हैं उसमें भी दिक्कत, लिफ्टिंग भी, कोई भी चीज़ लिफ्ट कर रहे हैं उसमें दिक्कत होती है। ये हमें सिम्टम देखने को मिलता है। सबसे मेन सिम्टम जो इसमें हमारा है, मूवमेंट रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, कम हो जाता है पेशेंट का। मूवमेंट कम के साथ साथ, और हमारा मूवमेंट कम के साथ साथ क्या होता है, शोल्डर स्टिफनेस देखने को मिलता है। शोल्डर पेन, यहाँ पे ये शोल्डर पेन हो गया, यहाँ पे शोल्डर पेन देखने को मिलता है हमें। मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्टेड, जैसे ये हमारा मूवमेंट्स है, मूवमेंट क्या होता है कम होता है, रेंज ऑफ मोशन हमारा जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। शोल्डर पेन हो गया। रेडिएटिंग पेन भी काफ़ी समय जब लॉन्ग टर्म चले जाता है तो हमें रेडिएटिंग पेन भी देखने को मिलता है। रेडिएटिंग पेन देखने को मिलता है। और इनेबिलिटी टू राइज द आर्म, हम आर्म इनेबिलिटी टू राइज, आर्म को ऊपर करने में हमें सक्षम नहीं होते हैं, तो हमें जैसे आर्म को अप कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, तो इसमें भी मुझे ज़्यादा पेन देखने को मिलता है। अब क्लिनिकल इसका साइन देखेंगे। साइन में क्या क्या देखते हैं, जैसे साइन में हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे। साइन में करेक्टर साइन हो गया। इनिशियल हमें क्या मिलता है, एक्सटर्नल रोटेशन में इशू आती है, और एबडक्शन इंटरनल रोटेशन में हमें क्या होता है, ये दिक्कत होती है। किसमें, कैप्सुलर पैटर्न में। और टेंडनेस देखने को मिलता है किसमें, शोल्डर जॉइंट के आसपास हमें क्या मिलता है, टेंडनेस मिलता है। और हम इसमें स्टेज देखेंगे, जैसे ये एडक्शन, जैसे ये जॉइंट कैप्सूल है, ये हमारा जॉइंट कैप्सूल, ये हमारा क्या हुआ हेम्ब्रेस बैंड, ये स्कैपुला हो गया, ये क्लेविकल हो गया, क्लेविकल, ये स्कैपुला, और ये हमारा हेम्ब्रेस बोन। तो इसके बीच में जो हम देख रहे हैं ये जॉइंट कैप्सूल, इसमें क्या होता है, जॉइंट कैप्सूल में ही क्या होता है हमारा, ये एडिशंस हो जाता है। एडिशंस के कारण इसीलिए हम इसे बोलते हैं एडेसिव कैप्सुलाइटिस। अब इसमें स्टेज देखेंगे। फ्रोजन शोल्डर कितने स्टेज में बांटा गया, ये 3 स्टेज में बांटा गया, मेनली जो है 3 स्टेज है इसका। सबसे पहला स्टेज फ्रीजिंग स्टेज, जिसमें हमें ये पेनफुल स्टेज भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, फ्रीज हो जाता है हमारा शोल्डर जो है, फ्रीज हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेनफुल भी बोलते हैं, पेनफुल स्टेज। दूसरा फ्रोजन स्टेपनेस, दूसरा क्या होता है हमारा शोल्डर जॉइंट हो स्टेपनेस होने लगता है, तो उसे हम स्टेपनेस स्टेज भी बोलते हैं। थ्रोइंग मतलब रिकवरी, फिर रिकवरी फेज आफ्टर जैसे 1 से 5 ईयर के बाद क्या होता है, ये रिकवरी स्टेज में जाता है। तो ये 3 स्टेज में हम फ्रोजन शोल्डर को देखते हैं। अब इसका ड्यूरेशन हम देखते हैं। सबसे पहले फ्रीजिंग स्टेज का, फ्रीजिंग स्टेज का ड्यूरेशन क्या होता है, 2 से 9 मंथ, ये हमारा क्या होता है ड्यूरेशन होता है। पेन क्या होता है, सेब्रल शोल्डर पेन होता है। एंड जो हम जब सोते हैं नाइट में, तो उस समय भी हमें पेन, जब हम जैसे मान लो लेफ्ट साइड सो रहे हैं, लेफ्ट शोल्डर में पेन है, तो उसमें क्या होता है ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है एट नाइट में। स्टिफनेस देखने को मिलता है। और ये प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मोशन, जो हमारा मोशन है ये क्या होता है, धीरे धीरे और घटते जाता है, मोशन खत्म होने लगता है। अब हम देखेंगे इसमें फ्रोजन का थ्रोइंग स्टेज, जिसको हम स्टेपनेस ऑफ रिकवरी बोलते हैं। स्टेपनेस ऑफ रिकवरी ये क्या होता है, 4 से 12 मंथ का होता है, मतलब जैसे 1 साल तक होता है, 1 ईयर तक।
इसमें क्या होता है, डिक्रीज होता है, पेन क्या होता है धीरे धीरे कम होने लगता है, बस स्टिफनेस बिकम ए मोर प्रोनाउंस, मतलब ये जो स्टिफनेस है और बढ़ने लगता है, और मूवमेंट क्या होता है रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। अब हमारा ये दूसरा थ्रोइंग स्टेज, ड्यूरेशन कितना होता है 6 मंथ से 2 साल, 2 साल तक चलता है, और इसमें क्या होता है इम्प्रूवमेंट मोशन होता है, पेन इज डिसॉल्व, और क्या होता है विल सिग्निफिकेंस रिकवरी, उसके बाद क्या होता है रिकवरी। सम पेशेंट्स में भी, सम पेशेंट्स में क्या देखा जाता है हमारा जो मोशंस है वो रेंज ऑफ मोशंस जो है वो हमारा कम होने लगता है। अब इसमें हम डायग्नोस क्या क्या कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक में हम एक्सरे में हम देखेंगे उसमें गैप कितना आया हुआ है, या इसमें क्या होता है उसका लाइनिंग इसका देखना है एक्सरे में। एमआरआई में क्या देखना है उसका थिकनिंग, कैप्सूल का थिकनिंग देखना है और डायग्नोस करने में हेल्प कराता है। अल्ट्रासाउंड में हम क्या देखेंगे, अल्ट्रासाउंड में हम जो है अगर जब टीयर कोई भी हमारा जो आसपास के लिगामेंट्स है वो टीयर तो नहीं हुआ है उसको हम देखेंगे। फिर हम इसमें मैनेजमेंट देखेंगे, मैनेजमेंट में हम थेरेपेटिक मैनेजमेंट देख सकते हैं। इसमें कंजर्वेटिव मतलब नॉन ऑपरेटिव होता है, नॉन ऑपरेटिव जो बिना ऑपरेटिव के हम देखते हैं मैनेजमेंट, तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें हम नेसिड्स दे सकते हैं, जैसे आइबोफ्रेफेन हम दे सकते हैं। उसके बाद हम हीट थेरेपी दे सकते हैं। फिजियोथेरेपी में हम क्या क्या करा सकते हैं, फिजियोथेरेपी भी हम इसमें कराते हैं। फिजियोथेरेपी जो है इसमें मेन रोल है किसमें, फ्रोजन शोल्डर में। फ्रोजन शोल्डर में मेन भूमिका निभाती है हमारा कौन, फिजियोथेरेपी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन भी दे सकते हैं हम। और उसके बाद सर्जिकल में हम जाएंगे, सर्जिकल इसमें क्या होता है सर्जरी करते हैं, ये हमारा कंजर्वेटिव मेथड हुआ, इसमें 6 से 12 मंथ लगते हैं। और ये इसके बाद क्या होता है इसके अंदर इंजेक्शन अर्थोस्कोपी करते हैं, अर्थोस्कोपी एक सर्जरी है और इसमें हम कैप्सूल को रिलीज करते हैं। थैंक यू गाइस, यहाँ तक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, यहाँ तक था। आप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।